एल्डोस हेक्सले ने एक नॉवेल लिखा और उस नॉवेल का नाम था ब्रेव न्यू वर्ल्ड। ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड है, ये टाइटल एल्डोस हेक्सले ने कहाँ से हिंट किया, कहाँ से हिंट ली कि अपने नॉवेल का टाइटल हम ब्रेव न्यू वर्ल्ड रखेंगे? तो इन्होंने क्या, विलियम शेक्सपियर का टेम्पेस्ट पढ़ा था और टेम्पेस्ट को पढ़ कर के वहाँ से इन्होंने अपने नॉवेल का हिंट लिया था कि मैं भी अपने नॉवेल का जो टाइटल रखूँगा वो क्या रखूँगा, ब्रेव न्यू वर्ल्ड रखूँगा। क्लियर है ना? तो जो एल्डोस हेक्सले हैं उन्होंने विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट से अपने नॉवेल का टाइटल लिया और टाइटल क्या लिया, ब्रेव न्यू वर्ल्ड। अर्थात हम कह सकते हैं सिंपल शब्दों में कि ये जो ब्रेव न्यू वर्ल्ड शब्द हैं ये कहाँ आते हैं, विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में आते हैं। क्लियर हो गया? एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लो फटाफट तेजी से। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि हु गेव द रोमांटिक पीरियड, यानी कि ऐसा कौन व्यक्ति था जिसने रोमांटिक पीरियड को एक अन्य टाइटल दिया और वो टाइटल क्या था, द रेनेसा ऑफ वंडर इन पोइट्री। यानी कि रोमांटिक पीरियड को रेनेसा ऑफ वंडर इन पोइट्री कह करके किसने पुकारा? तो ये कौन व्यक्ति था? तो वो व्यक्ति थे थियोडोर बैट्स। कौन थे? थियोडोर बैट्स। क्लियर है दोस्तों? तीसरा क्वेश्चन हमारा, विच इज दी फर्स्ट रेगुलर ट्रेजेडी इन इंग्लिश। आपको ये बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, यानी कि इन चार ऑप्शन में से पहली रेगुलर ट्रेजेडी इंग्लिश में किसको कहा जाता है? तो बी ऑप्शन सही है आपका, गार्बोडक को। किसको? गार्बोडक को। ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है? किसको कहा जाता है? गार्बोडक को। अगला क्वेश्चन है हमारा, ड्राइडेंस प्ले। जॉन ड्राइडन ने एक प्ले लिखा था जिसका टाइटल था ऑल फॉर लव। इज बेस्ड ऑन, ये बेस्ड है वन ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज। शेक्सपियर ने जितने भी प्लेज लिखे उनमें से कोई एक प्लेज पर आधारित है और वो प्लेज का आपको नाम बताना है। चार ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले, इन चारों में से कौन सा प्ले है जिस पर जॉन ड्राइडन का प्ले ऑल फॉर लव आधारित है? तो वो कौन सा है? एंटोनियो एंड क्लेओपेट्रा। यानी कि डी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। और एलटी के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों। ओके, अब दो रूल हम लोग ग्रामर के भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो सबसे पहला रूल क्या कहता है, एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड एज। देखो ईच एंड एवरी से चाहे जितने नाउन भी जुड़े हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सभी के साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पर कोई एरर नहीं है। आगे मूव करते हैं। नाउ अवेयर ऑफ, देखो जो अवेयर होता है उसके साथ प्रपोजिशन ऑफ ही आता है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है। अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हैबिट ऑफ स्मोकिंग। देखो यहाँ पर एरर है, यानी कि कौन से पार्ट में एरर है? सी पार्ट में एरर है। देखिएगा जब भी स्ट्रक्चर हमारा क्या कहता है, स्ट्रक्चर कहता है यहाँ पर कि जब भी एक नाउन प्लस में बीच में प्रपोजिशन ऑफ लगाओ और फिर एक नाउन रखा हो, तो भाई इस वाले नाउन से पहले हमें दी लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब देखो एक नाउन बीच में प्रपोजिशन फिर एक नाउन, तो इसका मतलब ये जो पहले वाला नाउन है हैबिट, हैबिट से पहले क्या लगाना पड़ेगा? दी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दी यहाँ पर। ठीक है, सही होगा हमारा ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग। क्लियर है? जरा इसका एक्सप्लेनेशन में कौन सा रूल हमारा लागू हुआ है उसको जरा देख लो, एक्सप्लेनेशन इसका ज़रूर देख लो। एक्सप्लेनेशन हमारा क्या कहता है? कहता है कि भाई हैबिट से पहले दिया आएगा, वो तो मैं बता ही चुका हूँ, एरर का प्रयोग होगा। क्योंकि जब देखो स्ट्रक्चर क्या है हमारा, जब नाउन प्लस नाउन, यानी कि एक नाउन प्लस बीच में ऑफ और फिर दूसरा नाउन, ठीक है, का प्रयोग हो, तो पहले वाला जो नाउन है उससे पहले किसका प्रयोग होगा? सामान्यतः दी का प्रयोग होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो मैंने बना दिया, इसीलिए यही तो हमारा क्वेश्चन था कि भाई दी बॉयज ऑफ दिस क्लास। समझिएगा, एक नाउन बीच में ऑफ लगा है फिर दूसरा नाउन,
हमने बताया जब दो नाउन, एक नाउन बीच में ऑफ दूसरा नाउन लगा हो तो उससे पहले हम किसका प्रयोग करते हैं, दी का प्रयोग जरूर करते हैं। यानी कि दी एक नाउन बीच में प्रपोजिशन ऑफ दूसरा नाउन लगा हो तो भाई पहले वाले नाउन से पहले दी का प्रयोग आएगा। अब अपने आप तुम समझ जाओगे, वही बात तो है यहाँ पर, एक नाउन प्रपोजिशन दूसरा नाउन, तो यहाँ पर इससे हैबिट से पहले क्या आना चाहिए, दी। मुझे लग रहा है ये नाउन आपका, यानी कि ये वाला रूल आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक और रूल आपको, यहाँ पर भी टीजीटी का एग्ज़ाम आप देने जाओगे तो यहाँ से भी काफ़ी कुछ एरर आपको देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं। रूल नंबर दूसरा हमारा कहता है कि इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स, देखो एनी लगा है तो ध्यान रखिएगा अब वर्ब कैसी होनी चाहिए थी, सिंगुलर होनी चाहिए, लेकिन अभी रुको, एनी के साथ में हमेशा वर्ब हमने पढ़ रखा है कि सिंगुलर आती है, बट यहाँ पे रुको, आगे क्या कंडीशन है, क्योंकि इतना सरल तो नहीं देंगे। तो इफ़ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के रचयिताओं में से कोई एक, ठीक है, बाज टू रिटर्न। अब बताओ, वो तो हमारे मर चुके हैं, क्या हो चुके हैं, वो तो मर चुके हैं, अब कोई उनमें से आएगा, वापस आ सकता है, नहीं। तो ये एक कल्पना है, और जहाँ पर इमेजिनेशन किया जाने लगे तो ये मान कर के चलो कि वहाँ पर हम किसका प्रयोग करते हैं, प्रत्येक, चाहे वो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी का भी नाउन हो, कुछ भी हो, सिंगुलर प्लूरल, सबके साथ एक ही वर्ब आती है, वो क्या आती है, वर्ब। तो यहाँ पे एरर क्या आएगा, बाज के स्थान पर क्या हो जाएगा, वर्ब। एक बार को जरा इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो क्या है। बाज के बदले बर का प्रयोग होगा क्योंकि प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश, कंडीशन, डिजायर, किन किन चीज़ों को, कहीं पर कोई अनफुलफिल्ड विश दे रखी हो आपके लिए, कहीं कोई कंडीशन दे रखी हो, या कहीं इच्छा प्रकट की जा रही हो, या कहीं पर भी फर्जी कंडीशन दी जा रही हो, एक ऐसी इच्छा जिसको पूरा या तो ना के बराबर यानी कि उम्मीद है, या बिल्कुल ही फर्जी कंडीशन है यानी कि उसको हम पूरा कर ही नहीं सकते। जैसे अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ, काश कि मैं एक चिड़िया होता, वुड दैट आई वर अ बर्ड, तो भैया देखो ना तो मैं कभी चिड़िया बन पाऊंगा, तो ये मेरी कैसी कल्पना है, कोरी कल्पना है। डैट मीन्स इसके पूरे होने की संभावना बिल्कुल नहीं है। कुछ ऐसी हमारी इच्छाएं होती हैं जिनके पूरा होने की संभावनाएं ना के बराबर होती हैं। जैसे मैं कहूँ कि काश कि मैं प्रधानमंत्री होता, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन इस इच्छा के पूरी होने की संभावना ना के बराबर है। तो ऐसी इच्छाएं जिसके पूरे होने की संभावना ना के बराबर हो, ठीक है, बिल्कुल नहीं के बराबर हो, तो वहाँ पर भी हम प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन या थर्ड पर्सन, किसी का भी हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, बर का प्रयोग करेंगे। व्यक्त करने के लिए टू बी फॉर्म इज आर एम बाजवर का प्रयोग करना हो तो किसी भी सब्जेक्ट के साथ टू बी में सिर्फ बर का प्रयोग करोगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल भी, आई विश आई वर अ किंग, मेरी इच्छा है कि मैं राजा होता। आई विश महात्मा गांधी वर अलाइव टुडे, मेरी इच्छा है कि महात्मा गांधी आज जिंदा होते। अब वो कैसे जिंदा होते, वो तो मर चुके भैया, बट हमारी इच्छा है कि काश आज अगर महात्मा गांधी जिंदा होते, ठीक है। तो ऐसी कोरी कल्पनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, बर का प्रयोग करते हैं। यानी कि अब देखो ऊपर वाले वाक्य में, इन दोनों वाक्यों में जो है ना पूरी होने वाली कामना का जिक्र किया गया है, यानी कि ऐसी विश का जिक्र किया गया है जिसको हम पूरा नहीं कर सकते। फिर चाहे सब्जेक्ट आई हो या महात्मा गांधी हो, सभी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, हम बर का प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया इतना। इसी तरीके से हम अब इस क्वेश्चन को बताते हैं, जरा पहले इसको पढ़ लो। जो कि संविधान के जो जनक थे, फाउंडर थे, में से किसी का इस जीवन में लौटना अब दोबारा से ये जीवन में वापस नहीं आ सकते, एक ऐसी हमारी कोरी कल्पना है, यानी कि इम्पॉसिबल है। तो एनी के लिए भी हम किसका, बर का प्रयोग करेंगे, ना कि बाज का। ठीक है, अब तो मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। यानी कि देखो वो कह रहा है टू रिटर्न टू लाइफ, यानी कि ये दोबारा से जीवन में कैसे वापस आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे, जो एक बार इस दुनिया से जा चुके हैं। तो बाज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, बर। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए ये दो कॉन्सेप्ट हमें बताना थे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत साथी।